हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फैफाना पर। मैं मुकेश पुरी। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथ्स के टॉपिक्स जो हैं वो। एडवांस मैथ्स में हमारे पास जो टॉपिक आते हैं पहले मैं उनकी चर्चा करूंगा। एडवांस मैथ में मुख्य रूप से टॉपिक जो है ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, मेंसुरेशन, आयतन और क्षेत्रमिति वाले जो क्वेश्चन है वो, उसके बाद नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो टॉपिक्स जो हैं ये एडवांस मैथ में आते हैं और इनका वेटेज जो है एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहता है। आजकल कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये ट्रेंडिंग है भी, जो एडवांस मैथ का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और अर्थमेटिक जो भाग है यानी प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज वाले जो सवाल हैं वो काफ़ी कम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज से शुरुआत करने वाले हैं एडवांस मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज में हम लोग शुरुआत करेंगे अपने बेसिक्स से और इसे हाई लेवल तक यानी जितने लेवल तक के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां तक जाने का हम लोग प्रयास करेंगे। कोई भी थ्योरम वगैरह होगी यानी कोई इसमें एडवांस मैथ में क्या रहता है, बहुत सारी थ्योरम रहती है, परिमेय रहती है, उन्हें हम लोग प्रूफ के साथ यानी उनका प्रूफ भी है वो हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, जिससे क्या होगा बेसिक्स जो है वो आसानी से क्लियर होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से शुरू करने वाले हैं और अपना सबसे पहला यानी ज्योमेट्री में सबसे पहला जो भाग है वो है अपने पास वृत्त यानी सर्कल। तो सबसे पहले भाग यानी सर्कल से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें भी वृत्त होता क्या है, वृत्त किसे कहते हैं। तो वृत्त देखिए, मान लिया ये कोई बिंदु है अपने पास और इस बिंदु पर समान दूरी पर स्थित ये विभिन्न बिंदु हैं और इन बिंदुओं का बिंदु पथ जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ जो है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, जैसे ये बिंदु था और इससे समान दूरी पर स्थित ये बिंदु हैं तो इनका बिंदु पथ जो है इसे क्या कहेंगे, हम लोग वृत्त कहेंगे। ये क्या बनेगा, अपने पास एक वृत्त बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो निश्चित सेंटर, इसे तो मैं दोबारा बना देता हूं बढ़िया सा एक, ये अपने पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, और इसका ये जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, हम लोग केंद्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र। ठीक है, केंद्र ओ है और ये जो रास्ता है जो इसके चारों ओर समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ है इसे बोला जाता है वृत्त की परिधि। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि बोलते हैं या इसे परिमाप कह दें। ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है भी, ये हो गया इसका परिमाप। अब देखिए, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये रेखा है, ये बिंदु ए मान लिया मैंने, तो इसे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या। तो वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसे क्या कहेंगे, हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और इस वृत्त द्वारा यानी इस वृत्त ने जितना ये भाग घेरा है, ये जो भाग घेरा है इसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। इसे कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सर्कल। ठीक है भी, हमने क्या पढ़ा है, किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। तो वह निश्चित बिंदु जो होगा उसे क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। बिंदु पथ जो होगा उसे कहेंगे वृत्त की परिधि। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होगी उसे कहेंगे वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, और वृत्त जितना स्थान घेरता है, क्षेत्रफल, उसे क्या कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, यह तो था सामान्य जानकारी। इसके बाद देखिए मुख्य बात पर आते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास जीवा। जीवा क्या होती है, कॉर्ड।
जीवा यानी कॉर्ड। जीवा किसे कहेंगे? देखिए ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र O है, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र O है। अब मान लिया एक ऐसी रेखा खींच दी मैंने जिसके दोनों अंतिम बिंदु जो है, जैसे ये A है और ये B है, दोनों अंतिम बिंदु, ठीक है ना, कोई रेखाखंड है और उस रेखाखंड के दोनों अंतिम बिंदु यदि वृत्त की परिधि पर स्थित हो, अंतिम बिंदु यदि वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसे क्या बोलेंगे? उस रेखाखंड को क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे, वृत्त का कॉर्ड कहेंगे, ठीक है। ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु, ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? वृत्त की जीवा कहेंगे, ठीक है ना। यह वृत्त का केंद्र है O। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। इसके बाद क्या आता है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। स्पर्श रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा जो वृत्त को कोई एक बिंदु पर स्पर्श करे, ऐसी रेखा जो वृत्त को कोई एक बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे ये है, कोई रेखा है और इस बिंदु पर वृत्त को क्या करिए? स्पर्श कर रही है, इस बिंदु पर P पर। तो ये रेखा मान लिया, ये बिंदु मान लिया मैंने M है और ये मान लिया PQ। तो ये PQ जो है वो क्या है? एक स्पर्श रेखा है। PQ क्या है? स्पर्श रेखा है, ठीक है। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या कहेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ठीक है। इसके पश्चात आता है छेदक रेखा। नंबर 3 पर आता है अपने पास छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दे, ठीक है ना, वृत्त के अंदर से गुजरे। जैसे ये रेखा है, ये मान लिया मैंने कोई रेखा है CD मान लिया, और ये CD जो है वृत्त को दो भागों में काटती हुई जा रही है, वृत्त को दो भागों में प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। ये क्या है? वृत्त की छेदक रेखा है, वृत्त की छेदक रेखा, ठीक है। दोबारा देखिए क्या क्या पढ़ा है हमने। सबसे पहले पढ़ा जीवा। जीवा क्या होती है? ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु, ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों अंतिम बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे कहेंगे वृत्त की जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या होती है? वृत्त का व्यास होती है। भी सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त का व्यास। यहां लिख देता हूं मैं, सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। डायमीटर बोलते हैं इसे, वृत्त का व्यास यानी डायमीटर। और डायमीटर जो यानी व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कैसे होता है दुगना? देखिए ये बिंदु O है, ये मान लिया मैंने कोई बिंदु N है, ठीक है। तो ON क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ON क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक है। और ये बिंदु O है, और यहां से देखिए ये बिंदु मान लिया मैंने O है, R मान लिया, तो OR जो है वो भी क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो ये दोनों त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो दोनों मिलकर क्या बनी? RN जो है वृत्त का व्यास बना, और ये त्रिज्या प्लस त्रिज्या यानी त्रिज्या का कितना गुना हो गया? 2 गुना हो गया। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है, या फिर यूं कहें त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, ठीक है ना। ये था अपने पास जीवा। इसके बाद आता है स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे। जैसे ये PQ रेखा है तो ये M पर स्पर्श कर रही है। PQ रेखा क्या है? M पर स्पर्श कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक स्पर्श रेखा है। ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल या वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करे उसे क्या बोलते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये PQ क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है। फिर आता है छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को दो भागों में विभाजित कर दे या दो भागों में प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त की छेदक रेखा बोलते हैं। जैसे CD जो है वृत्त की क्या है? छेदक रेखा है। एक ये छोटा वाला भाग और ये बड़ा भाग, यानी दो भागों में इसने विभाजित कर दिया, ठीक है। छेदक रेखा जो है वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। तो बड़ा वाला भाग जो होता है, जैसे ये बड़ा वाला भाग है नीचे वाला, ठीक है,
तो ये बड़ा वाला भाग होगा उसे हम बोलते हैं दीर्घवृत्तखंड। दीर्घवृत्तखंड। छेदक रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड और छोटा भाग, ये जो भाग है ये छोटा भाग है, इसे बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। ठीक है, छेदक रेखा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। बड़ा भाग दीर्घवृत्तखंड और छोटा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है भी। इसके पश्चात बात आती है भी, इस जीवा द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं, किस प्रकार ये जीवा जो है, इस जीवा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जीवा की बात करते हैं सबसे पहले कॉर्ड की। बिंदु O है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये मान लिया मैंने कोई मेरे पास जीवा है AB। जीवा क्या है? AB है। ठीक है, अब ऊपर वाला भाग जो है ये क्या है अपने पास? ये भाग जो है वो दीर्घवृत्तखंड है। दीर्घवृत्तखंड। और ये भाग जो है वो लघु वृत्तखंड है। दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहली बात, एक ही जीवा द्वारा, जैसे ये जीवा है, इस जीवा द्वारा यहां पर मैंने कोण बना दिया कोई, ये बिंदु P मान लिया, एक कोण ऐसे बना दिया यहां पर, ये बिंदु मान लिया Q है। तो कोण APB जो है, ये कोण APB बराबर होगा किसके? कोण AQB के, कोण BQA के बराबर होगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा इसका कारण देखिए, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में, जैसे ये AB जीवा है जो दीर्घवृत्तखंड में दोनों कोण बना रही है P और Q, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। एक ही जीवा द्वारा एक ही जीवा द्वारा परिधि पर एक ही वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं भी? समान होते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने पास जीवा थी, इसने दीर्घवृत्तखंड में एक तो कोण बनाया APB और दूसरा BQA बनाया, तो ये दोनों कोण क्या रहेंगे? समान रहेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आता है भी क्यों ये समान रहेंगे, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसे सिद्ध करते हैं हम लोग। किस प्रकार से सिद्ध करें भी ये दोनों कोण बराबर आ जाएं, तो वो समझिए पहले। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं, चलो यहीं पर बता देता हूं मैं। देखिए, ये मान लिया अपने पास कोई जीवा है, मान लिया मैंने PQ मान लिया, ये जीवा क्या है? PQ। इस जीवा PQ द्वारा ये जो कोण बना, यहां पर मैंने M ले लिया और एक कोण यहां पर बनाया मैंने, ये ले लिया N। ठीक है, अब देखिए, कोण PMQ, कोण PMQ यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यानी एक जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही वृत्तखंड में एक ही जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड और दीर्घवृत्तखंड में बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लिया ये कोण यदि थीटा है और ये कोण अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। थीटा प्लस अल्फा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, ये कोण मान लेता हूं मैं स्मॉल a मान लिया, ये कोण मान लिया स्मॉल b,
और इस जीवा द्वारा कोई मैंने ऐसे ही कोण बना लिया जो दीर्घवृत्तखंड में बनाया और इसे मान लिया मैंने अल्फा है। तो मैं क्या कहूंगा, देखिए जीवा ए बी है, जीवा ए बी द्वारा कोण ए और अल्फा इन दोनों का योग क्या होगा, ए प्लस अल्फा बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार कोण बी और अल्फा का योग भी कितना होगा, कोण बी और अल्फा का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल पुट कर सकता हूं, यानी ए प्लस अल्फा बराबर है किसके, बी प्लस अल्फा के। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है मेरे पास, ए बराबर बी। कोण ए क्या है, ए पी बी। तो कोण ए पी बी बराबर है किसके भी, कोण बी क्यू ए के, बी क्यू ए के। यही हमें सिद्ध करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण हमेशा समान होते हैं। जितने भी कोण बनेंगे सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे यहां बना दे, चाहे कोई भी कोण बना दे, तो सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है भी। दूसरी बात हमने क्या सीखी है, एक ही जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड और लघु वृत्तखंड में बनाए गए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ये थीटा कोण बनाया और ये अल्फा कोण बनाया, तो थीटा प्लस अल्फा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं भी आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, जीवा पर ही एक पूछा जाता है अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है भी, समकोण होता है। यहीं पर लिख देता हूं मैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसी से रिलेटेड है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इसे भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। यह मान लिया मैंने व्यास है और हमें पता है भी व्यास जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये ओ वृत्त का केंद्र है, ये ए है, ये बी है। अब ये और ये दोनों वृत्तखंड जो है वो क्या है, समान है, समान वृत्तखंड, समान वृत्तखंड। और समान वृत्तखंडों में बने कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे एक कोण मान लिया मैंने ये है, इसे मान लिया मैंने अल्फा है, और यहां पर कोई दूसरा कोण मान लिया ये है मेरे पास थीटा। मुझे पता है एक ही जीवा द्वारा लघु और दीर्घ वृत्तखंड में बनाए गए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो देखिए मैं क्या बोलूंगा, अल्फा प्लस थीटा बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। लेकिन ये दोनों कोण क्या हैं, समान वृत्तखंड में बने, और समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होंगे, समान होंगे। क्योंकि अल्फा बराबर है किसके, थीटा के। तो यहां पर लिख देता हूं मैं 2 अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, 180 डिग्री के, और अल्फा बराबर किसके आ जाएगा, 90 डिग्री के। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू भी 90 डिग्री है और थीटा की वैल्यू भी क्या है, 90 डिग्री है। तो ये ए बी व्यास हो गया। तो देखिए ऊपर वाला सिर्फ बात करूं तो ये क्या है, अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा, समकोण होगा। ठीक है ना। तो अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्यों समकोण होता है, इसका कारण हम लोगों ने जान लिया भी क्या है, समान वृत्तखंड में बने कोण क्या होंगे, समान होंगे। और ए बी व्यास जो है वो वृत्त को 2 समान भागों में बांटता है, तो अल्फा और थीटा का मान क्या होगा, समान होगा। और ए बी एक जीवा है, तो अल्फा और थीटा का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब अल्फा की जगह या थीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया, तो 2 अल्फा जो है वो बराबर आ गया किसके, 180 डिग्री के, और अल्फा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं भी अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है भी। इसके पश्चात बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास देखिए, ये मान लिया मैंने जीवा है कोई ए बी, ये वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक है।
ये कोण मान लेता हूं मैं अल्फा है, ये बिंदु P मान लिया। ये कोण यदि अल्फा है तो ये कोण कितना होगा 2 अल्फा होगा। ये कोण कितना होगा 2 अल्फा। कैसे होता है देखिए, क्या बोलते हैं इसे, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, एक जीवा द्वारा, ये AB जीवा है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा दुगना होता है। एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। यदि ये कोण 60 डिग्री का होता, यदि ये कोण कितने डिग्री का होता 60 डिग्री का, तो ये जो केंद्र पर बना कोण है ये कितने डिग्री का होता भी 2 × 60 डिग्री यानी 120 डिग्री का होता। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमेशा क्या होता है दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है भी, यानी ये यदि 60 डिग्री का परिधि पर बना कोण 60 डिग्री का है तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा 120 डिग्री का होगा। और इसका उल्टा भी सत्य है भी, ठीक है ना, वाइस वर्सा भी है, इसका उल्टा भी सत्य। उल्टा कैसे, जैसे एक जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, यह भी सत्य है। कहने का मतलब यह कोण यदि 120 डिग्री का है तो यह कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने पास कंसेप्ट। हम लोग इसी प्रकार से पूरी ज्योमेट्री के कंसेप्ट और उसके साथ साथ उन कंसेप्ट या थ्योरम के पीछे उनका लॉजिक क्या है, उन्हें किस प्रकार से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, वो हम लोग सारे जो है बेसिक्स जो है वो क्लियर करेंगे ज्योमेट्री के। तो इसी प्रकार से हम लोग सारी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस सभी क्लियर करेंगे। साथ साथ में मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें आसान ट्रिक की सहायता से उन्हें किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।